ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक क्यूट सी बेबी एमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने नेबर के स्टॉल में जाकर यहाँ पर वो उससे कुछ खाने मांग रही होती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर एमी के पास जो है पैसे कम पड़ रहे थे। इतने में उसकी एक और नेबर आ जाती है और उससे पूछने लग जाते कि आखिर तुम्हारी मम्मा कहाँ पर है। एमी बताती है कि वो तो कब से सो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें भूख जरूर लगी होगी। ये बात सुनते ही यहाँ पर नेबर्स हैरान हो जाती है एंड कहती है कि 3 दिन पहले भी तुमने सेम चीज़ कहा था। एंड बाद में वो लोग यहाँ पर उसे खाना नहीं देते हैं, जिसके बाद वो लोग उसके घर पर उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तब यहाँ पर वो लोग घर पर नोटिस करते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी अल्कोहल की बॉटल्स भरी हुई है। इतने में यहाँ पर एमी जाकर अपनी मम्मा को उठा रही होती है और यहाँ पर वो आंटियों से मदद मांगने लग जाती है। जैसे यहाँ पर उसकी एक नेबर आगे बढ़ती है, वो यहाँ पर एमी की मम्मा की हालत को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी मम्मा की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं एंड पुलिस यहाँ पर पूछताछ करना शुरू कर देती है। वही दूसरा यहाँ पर सभी चीज़ करते करते रात हो जाती है एंड इतने में यहाँ पर एक ऑफिसर आती है जो कि आगे यहाँ पर एमी को उसकी मॉम की अस्थियाँ दे देती है एंड पूछने लग जाती है कि क्या फैमिली में यहाँ पर कोई और नहीं है और तुम्हारे डैडी कहाँ पर गए हैं। इतने में एमी उससे बताते कि हमारे डैडी तो हमारे साथ रहते नहीं है, लेकिन मेरे पास उनका फ़ोन नंबर ज़रूर है। जहाँ पर वो लेडी के फ़ोन में अपने डैड का फ़ोन नंबर लगा कर देती है। जैसे यहाँ पर वो अंकल फ़ोन पिक करते वो गुस्से में आ जाते एंड कहते कि मेरी कोई बेटी बेटी नहीं है, वो तो कब का मर चुकी है। एंड ऐसा कहकर कॉल को कट कर देते। वही दूसरे और यहाँ पर एमी बताती है कि मेरे अंकल आंटी भी है एंड यहाँ पर वो अपनी आंटी का नंबर डायल कर देती है, जहाँ पर वो दोनों भी चिल्ला रहे होते कि मेरी बहन मरे या जी मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई होप वो अपनी बच्ची को भी लेकर मर जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पर स्पीकर का वॉल्यूम इतना ज़्यादा फास्ट था कि एमी सारी बातें सुन लेती है, लेकिन वो बेचारी इतनी समझदार होती है कि अपनी मम्मा के बारे में सोच रही थी कि आई होप मम्मा ने ये बातें ना सुनी हो, वरना उन्हें तो यहाँ पर बहुत बुरा लगता। दूसरा यहाँ पर साशा सोच रही होती कि आखिर कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है, वो भी एक बच्ची को लेकर। वही दूसरा यहाँ पर एमी अपने विलेजर्स के पास चली जाती है, जहाँ पर वो उनसे कह रही थी कि कोई है जो कि मुझे यहाँ पर कुछ समय के लिए अपने घर पर रख सकता है। सभी के सभी विलेजर्स को यहाँ पर एमी के लिए बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो लोग यहाँ पर एमी से माफ़ी मांग रहे होते हैं। ये कहते हैं कि हमारी खुद की लाइफ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी में रह रही है, तो हम तुम्हें यहाँ पर घर पर कैसे संभाल पाएंगे। एमी उन सभी को कहती कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप लोगों ने आज मेरे यहाँ पर कितनी हेल्प की है, और वो उन सभी को यहाँ पर थैंक यू बोलती है, जहाँ पर सभी विलेजर्स की आंखों में आंसू भी होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर एमी चली जाती है साशा के पास में, ये कहते हुए कि कोई भी मुझे यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो फिर क्या प्लीज़ मुझे यहाँ पर बस ऑर्फनेज तक छोड़ सकती हो। साशा यहाँ पर उसे हाँ कहकर अपनी कार में बैठने के लिए कहती है, बट इतने में यहाँ पर मिस्टर लोशन आ जाते, जो आते यहाँ पर ना कह देते, ये कहते हुए कि अगर कोई तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर चलूँगा। एमी कहती कि नहीं, मैं आपको यहाँ पर तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ। इतने में यहाँ पर साशा लूशन की शक्ल देखती है और सोचने पड़ जाती है कि यहाँ पर शन फैमिली का वारिस इस गांव में क्या कर रहा है। दूसरे यहाँ पर लूशन एमी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे घर लेकर जाएगा और ऑर्फनेज नहीं छोड़ेगा और घर पर बड़े अच्छे से रखेगा, और एमी यहाँ पर उसे अपना डैडी बुलाना भी शुरू कर देती है। वही दोस्त हम यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंडपा यहाँ पर बेहोशी की हालत में होते एंड ग्रैंडमा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ पर वो अपने बच्चों के ऊपर चिल्ला रही होती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ यहाँ पर एक ग्रैंड डॉटर देने के लिए कहा था, लेकिन तुम सभी के सभी यहाँ पर निकम्मे हो। एंड हम यहाँ पर लाइट से ग्रैंड सन्स को देखते हैं, जिनमें से यहाँ पर ग्रैंड डॉटर तो एक भी नहीं नजर आ रही थी। तो फिर यहाँ पर उसके बच्चे बोलने लग जाते कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे यहाँ पर कोई ग्रैंड डॉटर डैड की हालत कैसे ठीक कर सकती है। ग्रैंड माँ बोलने लग जाते कि तुम लोग समझोगे नहीं, ये सारी चीज़ें रिचुअल होती है, बस एक ग्रैंड डॉटर को बर्थ देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो यहाँ पर क्रिकेट मैच के फील्डिंग लगा कर रखती है, लेकिन एक भी लड़की नहीं है। लेकिन इतने में यहाँ पर लोशन आ जाता है, कहता है कि आप लोगों को लगता है यहाँ पर मुझसे होप रख लेने चाहिए थे, मैं यहाँ पर आपकी ग्रैंड डॉटर को यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये बात देखती है हम यहाँ पर एमी को एक बोरी के अंदर से बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पर आंटी कह रही थी कि तुम में से कहाँ से उठा कर लेकर आ गए हो। वो कहता है कि अरे ऐसे कैसे बातें कर रही हो आप एक बच्चे के सामने, ये ऑफकोर्स मेरी बच्ची है। आंटी कहते अगर खुद भगवान भी आकर ये बात कहेंगे तो भी मैं विश्वास नहीं करूँगी, क्योंकि तुम तो यहाँ पर लड़कियों को छूते भी नहीं हो, तुम्हें तो लड़कियों से एलर्जी है, तो अचानक से तुम्हारी बेटी कहाँ से प्रकट हो गई। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे एमी की स्टोरी बताने लग जाता है। एमी की स्टोरी सुनकर यहाँ पर वो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा फाइनली होश में आ जाते हैं, जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर ग्रैंडपा ग्रैंडमा से कह रहे होते कि तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, मैं इतनी आसानी से यहाँ पर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। आंटी कहते कि इस समय भी तुम्हें यहाँ पर मजाक ही सूझ रहा है। इतने में यहाँ पर वो एमी को अपने पास बुलाती है एंड यहाँ पर
अंकल को बताती है कि ये देखो, ये अब से यहाँ पर हमारी फैमिली की ग्रैंड डॉटर है, और जब से ये आई है तब से देखो तुम होश में भी आ गए हो, वरना इतने दिन से तो तुम होश में भी नहीं आ रहे थे। ग्रैंडपा यहाँ पर एमी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, एंड ग्रैंडमा भी यहाँ पर कह देती है कि एमी अब से यहाँ की सबसे एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर है। और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने बेटे लूशन को भी वार्निंग देती है कि एमी अब से तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ध्यान रहे उसका अच्छे से केयर करना, और अगर नहीं किया तो तुम्हें ही घर से निकाल दूंगी। वही दूसरे यहाँ पर लूशन एमी को लेकर यहाँ पर उसके कमरे में चला जाता है, जहाँ पर ढेर सारी स्टाफ्स एमी को असिस्ट करने के लिए खड़ी थी। यहाँ पर उन्होंने अलग अलग डिजाइनर्स के अलग अलग क्यूट से कपड़े मंगवाए होते, जिसे देखकर एमी तो उन कपड़ों को देखने लग जाती है। कहती कि इतने सारे कपड़ों का मैं क्या करूंगी, लेकिन मैंने सजा कर जरूर रख सकती हूँ। लूशन कहता है कि हर एक कपड़ा तुम हर एक दिन पहना, तुम्हें खुद अच्छा लगने लग जाएगा। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसे वेराइटीज ऑफ टॉयज बता रहे थे, साथ साथ बुक्स भी। एमी यहाँ पर इतनी सारी चीज़ों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। ये कहते हुए कि मैंने इतने ब्यूटीफुल बुक्स और टॉयज कभी भी नहीं देखे। यहाँ पर लूशन इन सभी के वर्क से बहुत खुश हो जाता है, तो वो उन्हें यहाँ पर अप्रिशिएट करता है, एमी का ध्यान रखने के लिए बोलकर वहाँ से जाने लग जाता है। बट यहाँ पर एमी उसके हाथ को पकड़कर यहाँ पर उससे रोकने लग जाती है। वो उसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें भूख लगी है? वो कहते कि नहीं, डिनर तो हमने कर लिया है, लेकिन क्या आप मुझे यहाँ पर बेड टाइम स्टोरी नहीं सुनाएंगे, क्योंकि स्टोरी सुने बिना यहाँ पर मुझे नींद नहीं आती। और ऐसे भी मैंने सुना है कि हर बार मॉम डैड मिलकर यहाँ पर अपने बच्चों को बेड टाइम स्टोरी सुनाया करते। लूशन यहाँ पर उसे स्टोरी सुनाने के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर लूशन उसे स्टोरी सुना रहा होता है, जहाँ पर स्टोरी के बीच में ही बेचारी रोना शुरू कर देती है। लूशन यहाँ पर हैरान हो जाता है। एमी कहती कि सॉरी, मुझे यहाँ पर मेरी मम्मा की बहुत याद आ रही है। लूशन के साथ यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम था, तो उसे पता नहीं था कि आखिर यहाँ पर वो एमी को शांत और चेयर अप कैसे करेगा। तो वो उसे कहते कि रो मत, आँख बंद करके सो जाओ तो आंसू नहीं गिरेंगे। और एमी यहाँ पर और भी ज़्यादा रोने लग जाती है। तब उसे समझ आता है कि उसने शायद से गलत ही बोल दिया है। एंड यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि देखो, तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। एंड एमी यहाँ पर उसे उसके साथ ही बेडरूम में सोने के लिए बोल देती है, जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। और यहाँ पर सभी लोग ब्रेकफास्ट के प्रिपेयर होते हैं, जहाँ पर एमी आती तो है, लेकिन उसके हाथों में यहाँ पर पॉट होता है, जिसके अंदर उसकी मम्मा के एशेस रखे हुए थे। एंड यहाँ पर ग्रैंडमा को ये सब कुछ देखकर ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि वो उसकी मॉम के एशेस है। इस चीज़ के बारे में तो यहाँ पर बेचारी बच्ची को खुद पता नहीं होगा कि आखिर उसकी मम्मा एशेस में कैसे बदल गई है। तो यहाँ पर वो सामने से उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारी मॉम की कोई ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे पास बची हुई है। एमी कहती कि हाँ, वो तो पुराने वाले घर में, अगर आप मुझे लेकर चलोगे तो मैं ज़रूर उन चीज़ों को इकट्ठा कर लूँगी। ग्रैंडमा यहाँ पर इस बात को सुनकर खुश हो जाती है कि एटलीस्ट यहाँ पर एमी की मॉम की कोई आखिरी निशानी तो मौजूद है। वही दूसरे यहाँ पर वो अपने बेटे को एमी को यहाँ पर ब्रेकफास्ट के बाद अपने वापस घर लेकर जाने के लिए कह देती है। एंड यहाँ पर वो राजी भी हो जाता है, जहाँ पर एमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड यहाँ पर वो लूशन से कहने लग जाता है कि सचमुच आप बहुत अच्छे पर्सन हो। और जैसे ही वो बोलती है, यहाँ पर लूशन के भाई को हंसी आने लग जाती है। वो कहते हैं कि देखो तो कौन से डेविल पर्सन की अप्रिसिएशन हो रही है। लूशन कहते हैं कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, तुम्हारा नजरिया गलत है मुझे देखने का। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसके विलेज में वापस चले जाते हैं, जहाँ पर एमी से बताती है कि तो मेरा घर है। घर देखने के बाद यहाँ पर लूशन सोचे पड़ जाता है कि बेचारी यहाँ पर कितनी छोटी सी जगह में रहा कर रही है, न जाने उसने अच्छी लाइफ देखी भी होगी या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही वो लोग दरवाजे के पास पहुँचते, दरवाजे के बाहर तो यहाँ पर सामान अपने आप उड़कर बाहर गिर रहे थे, और ये सब कुछ करने वाला अंकल उसके सारे के सारे सामान बाहर फेंक रहे होते। इतने में यहाँ पर एमी अंदर जाकर उन्हें रोकने लग जाती है। वो कहते कि इतना जल्दी आ गई, पैसे कहाँ पर छिपा कर रखी हो, सच सच बता दो। एमी कहते कि आप प्लीज़ मेरी मम्मा के सामान इस तरीके से मत फेंकिए। वो अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि जैसी माँ वैसी बेटी, लगता है मुझे यहाँ पर तुम्हें भी सबक सिखाना ही होगा। जहाँ पर वो एमी के ऊपर हाथ उठाने वाला था, लेकिन इतने हुए यहाँ पर लूशन आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है एंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की। वही दूसरा यहाँ पर वो अंकल लोशन को देखकर समझ जाता है कि आखिर वो शन फैमिली से बिलोंग करता है। एंड उसकी बोलती यहाँ पर अपने आप ही बंद हो जाती है। लोशन यहाँ पर एमी को अपनी मम्मा के सामान इकट्ठा करने के लिए भेज देता है। एंड उसके जाने के बाद वो अच्छा खासा यहाँ पर उस अंकल को धमकी दे देता है कि आइंदा यहाँ पर अगर एमी को ढूंढते हुए भी आए तो याद रखना, तुम्हारी लाश उससे मिलेगी,
ना कि तुम जिंदा मिलोगे। वही दूसरा यहाँ पर वो कुछ समय बाद अपनी मॉम की कीमती चीज लेकर वापस आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसकी तस्वीर होती है। लूशन समझ जाता है कि लगता है यहाँ पर यही बस आखिरी चीज बची हुई है। एमी पूछती कि अंकल कहाँ पर चले गए। लूशन यहाँ पर उसे झूठ बोलता है, ये कहने के लिए वो तो अपना काम करने के लिए घर चले गए हैं। इतने में यहाँ पर लूशन को कंपनी से कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसे इमरजेंसी के लिए कंपनी में जाना पड़ेगा ही। तो एमी कहती है कि काम करो, आप कंपनी चले जाओ, मैं खुद ब खुद घर चले जाऊंगी। लूशन कहता है कि अरे वाह, तुम्हें घर का रास्ता याद है। वो कहती कि याद तो नहीं है, लेकिन मैं याद जरूर कर सकती हूँ। लूशन यहाँ पर हंसने लग जाता है, कहते कि चलो तुम भी मेरे साथ कंपनी चलो। वही दूसरा यहाँ पर वो से लेकर कंपनी में आ जाता है, जहाँ पर वो एमी को आराम से कंपनी में घूमने के लिए कहकर खुद काम पर चला जाता है। एंड जैसे यहाँ से वो जाता है, सभी के सभी लोग आकर यहाँ पर एमी को घेर लेते एंड कहने लग जाते कि हमें यकीन नहीं हो रहा इस डेविल की यहाँ पर इतनी क्यूट सी एंजल भी होगी। इस चीज की तो हमें यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं थी। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उसका नाम पूछने लग जाते हैं एंड जैसे यहाँ पर एमी अपना नाम बताती है, वो लोग उसके नाम को सुनकर और भी ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं कि जितनी क्यूट तुम दिखती हो उससे भी ज्यादा क्यूट यहाँ पर तुम्हारा नाम है। जिसके बाद यहाँ पर में से एक स्टाफ उसे लॉलीपॉप देती है, और लॉलीपॉप देते समय यहाँ पर उसे क्लिक होता है कि उसकी डायमंड की रिंग तो उसके फिंगर्स में है ही नहीं। और यहाँ पर वो घबराने लग जाती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उसकी मदद कर रहे होते हैं उस रिंग को यहाँ पर ढूंढने के लिए। वही दूसरा यहाँ पर एमी देख रहे थे कि वो लोग कितनी मेहनत से यहाँ पर उस रिंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे। अचानक से यहाँ पर वो प्लांट के साथ भी बात करना शुरू कर देती है, जो चीज़ उसके लिए बहुत नॉर्मल लग रहा था। एंड प्लांट उसे बता रहा होता है कि इनकी रिंग यहाँ पर नोटबुक के अंदर है, लेकिन नोटबुक के अलावा सारा का सारा जगह ये लोग छान मार रहे। तो फिर यहाँ पर एमी उन दीदियों को नोटबुक के अंदर यहाँ पर रिंग ढूंढने के लिए कहती है, पर वो लोग कहते हैं कि देखो मस्ती मत करो, हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं है। एमी कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, इस प्लांट ने मुझसे कहा है कि नोटबुक के अंदर रिंग है। तो वो लोग को पक्का यकीन हो जाता है कि एमी बच्ची है, तो वो उनके साथ यहाँ पर मजाक करने की कोशिश कर रही है। बट यहाँ पर एमी खुद उस नोटबुक को ओपन करती है, पेजेस को फ्लिप करती है, और पेजेस के बीच में से यहाँ पर रिंग निकल आता है, जहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते कि आखिर ये प्लांट बात भी कर सकता है, हमें तो पता नहीं था। इतने में मैनेजर उन्हें कहती है कि काम करो अपना अपना, वरना प्लांट तो क्या तुम भी बात नहीं कर पाओगे। वही दूसरे यहाँ पर स्टाफ आपस में बात कर रही होती है कंपनी के ट्रेजर को लेकर कि किसी ने तो यहाँ पर कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने की कोशिश की और प्लान्स भी। यही बात जानकर यहाँ पर एमी थोड़ी सी वियरली बिहेव कर रही थी, क्योंकि उसे यहाँ पर कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ट्रेजर होता क्या है। तो फिर यहाँ पर वो उस प्लांट से पूछती है, तब यहाँ पर वो प्लांट उसे सारी बातें बताता है। एमी कहती है कि वो कौन बुद्धू इंसान है जो कि मेरी दादी को यहाँ पर परेशान करने की कोशिश कर रहा है। प्लांट उसे कहते हैं कि जरा पास आना, मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे उस टीचर का नाम बता देता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लूशन को, जो कि यहाँ पर मीटिंग में बहुत ज्यादा गुस्से में था। एंड यहाँ पर वो उन लोगों को कह रहा होता है कि पूरी की पूरी कंपनी का ट्रेजर है, जो कि तुम यहाँ पर किसी को भी ढूंढ नहीं निकाल पा रहे हो। सभी लोग यहाँ पर लूशन से माफी मांग रहे होते कि इतने में यहाँ पर एमी अपने प्लान के साथ और चली आती है एंड कहती कि मुझे पता है कि आखिर ट्रेजर कौन है। सभी लोग यहाँ पर उसे बच्ची समझ रहे होते, तो वो लोग उसे वहां से डालने के लिए कहते। पर एमी कहती कि डैडी आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, मुझे सच्ची मुझे पता है कि आखिर वो ट्रेजर कौन है। किसी में से भी यहाँ पर किसी को किसी पर भरोसा नहीं था, स्पेशली उस बच्चे पर। एंड इतने में यहाँ पर वो उस टैबलेट के अंदर उस इंसान का फोटो दिखाने लग जाती है, और सभी को लग रहा होता है कि एमी यहाँ पर मजाक कर रही है, उसे बोर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वो बस फन करना चाहती, इसलिए उसे रैंडमली यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय का फोटो दिखा दिया है। एमी अपने डैडी से कहते हैं कि आप तो मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझे सचमुच पता है कि यही पर्सन ट्रेटर है। तो फिर यहाँ पर लूशन एमी से उस पर्सन का नाम पूछता है, तब वो बताती है कि इनका नाम तो यहाँ पर मिस्टर ही है। नाम जानने के बाद सब लोग हैरान हो जाते, क्योंकि एमी यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस कंपनी के अंदर आई है और उसे इतना अच्छे से पढ़ने लिखने भी नहीं आता होगा, तो फिर वो कैसे यहाँ पर किसी एम्प्लॉय का नाम इतना जल्दी से बता सकती है। लूशन एमी से पूछता है कि आखिर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता। एंड एमी यहाँ पर प्लांट का नाम देने वाली थी, बट वो प्लांट यहाँ पर एमी से कहती कि बिल्कुल नहीं, अगर तुमने यहाँ पर अपने सीक्रेट को बता दिया तो ये लोग तुम्हें लैब लेकर चले जाएंगे और तुम्हारे ऊपर टेस्ट करना शुरू कर देंगे, फिर बाद में हम यहाँ पर बातें भी नहीं कर पाएंगे। एमी यहाँ पर से कहने लग जाती कि देखिए डैडी, मुझे सब कुछ पता है, इन्होंने यहाँ पर आपको बिट्रे किया। इतने में यहाँ पर लूशन का असिस्टेंट कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ कैसी पॉसिबल है, क्योंकि मिस्टर ही यहाँ पर बहुत पहले से आपके क्लासमेट बनते हुआ है। एंड यहाँ पर
अगर आप किसी पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो मिस्टर ही है। एमी यहाँ पर कहने लग जाती है कि अक्सर वही लोग हमारा ट्रस्ट ब्रेक करते हैं जिन पर हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और स्पेशली ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, जिसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर मिस्टर ही को बुलाने की बातें करते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि आज तो यहाँ पर वो लीव लेकर चला गया एंड एक एक कर सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट होने लग जाते हैं। तब तो यहाँ पर सभी लोगों को अब सचमुच ही पर शक होने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर एक स्टाफ आकर बताते कि नहीं तो उन्होंने लीव एप्लीकेशन तो डाला था, लेकिन मैंने उन्हें कुछ समय पहले आपकी कैबिन में जाते हुए देखा है। जिसके बाद वो सभी लोग यहाँ पर अपने कैबिन में चले जाते हैं एंड जैसे यहाँ पर लूशन उसे देखता है तो फिर यहाँ पर ही अचानक से घबराने लग जाता है एंड यहाँ पर लूशन उसे पूछ रहा होता है कि आखिर तुम मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो। ही को यहाँ पर डायरेक्टली कुछ बोलना क्या है वो समझ नहीं आ रहा था, तो फिर यहाँ पर वो हेजिटेट करने लग जाता है, हिचकिचाने लग जाता है। एकदम यहाँ पर ब्लांच एमी से बता रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर अपने डैडी से दूर रहना चाहिए। एमी कहती कि वो क्यों, तो प्लान बताती कि वो बुरे पसंद है। एमी कहती कि मेरे डैडी बुरे पसंद बिल्कुल नहीं हो सकते। एकदम यहाँ पर उसकी डैडी ही को बहुत पिटते हैं। प्लान कहती है कि क्यों, मैंने कहा था ना कि वो बुरे पसंद है। एमी कहती कि नहीं, वो तो बैड पर्सन को यहाँ पर पनिशमेंट दे रहे, तो फिर वो कैसे बुरे हुए, मेरे डैडी तो सचमुच हीरो है। एंड बाद में यहाँ पर ही जो है उसी पर चिल्ला रहा होता है कि ये कंपनी तो असल में यहाँ पर मेरे नाम पर होनी चाहिए। जितनी मेहनत तुमने की है उतनी मेहनत तो मैंने भी की है, लेकिन अगर मैं दिमाग नहीं लगा पा रहा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम लोग मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं बनाओगे। जिसके बाद में यहाँ पर एमी को गुस्सा आता है कि तुमने मेरे डैड के ऊपर इतनी तेज आवाज़ से क्यों बात की। वो खुद यहाँ पर उसे मारने वाली थी, लेकिन असिस्टेंट यहाँ पर उसे रोकने लग जाता है। वह दूसरा यहाँ पर वो ही से कहने लग जाता है कि चलो अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ से तुम्हें जाने देता हूँ। इस बात को सुनकर यहाँ पर वह हैरान हो जाता है एंड मुझे वापस से पिट कर कहता है कि वो इसके लिए क्योंकि मेरी डॉटर यहाँ पर मेरे साथ है, वरना आज से तुम्हारा आखिरी दिन इस अर्थ पर ही होता। इतने में यहाँ से वो भाग जाता है, लेकिन यहाँ पर वो लूशन को धमकी देकर जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर लूशन से कहने लग जाता है कि आखिर आप यहाँ पर इतनी आसानी से उन्हें कैसे छोड़ सकते। लूशन कहते कि मैंने कहा ना कि मैं उसे फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन 1-2 घंटे बाद यहाँ पर वो खुद चलने के लायक नहीं बचेगा। वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट होता है जो कि यहाँ पर उन्हें एमी की मम्मा के सिमेंट्री के ऑप्शंस बता रहा था एंड यहाँ पर लूशन एमी को सिलेक्ट करने के लिए कहता है। एमी कहते कि क्या आप मुझे यहाँ पर मेरी मम्मा से दूर कर दोगे। वो कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस यहाँ पर तुम्हारी मम्मा को एक न्यू घर दे रहे, तुम भी यहाँ पर न्यू घर में आई हो तो फिर तुम्हारी मम्मा के लिए भी वो एक न्यू होम होगा जहाँ पर वह शांति से अपनी नींद को कंप्लीट कर सकती है और पीसफुली रह सकती है। जिसके बाद समझदार अच्छी बच्ची बनते हुए यहाँ पर वो उस सिमेंट्री को सिलेक्ट करती है एंड कहती है कि मेरी मम्मा को वाइट रोजेस बहुत पसंद है, तो हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं। एंड जिसके बाद में यहाँ पर लूशन असिस्टेंट को सारी के सारी अरेंजमेंट्स यहाँ पर करने के लिए बोल देता है। इतने में यहाँ पर वो लोग ग्रेवयार्ड के लिए फ्लावर्स लेने के लिए चले जाते हैं। लूशन को कॉल आता है तो वो इमरजेंसी कॉल पिक करने के लिए साइड चला जाता है। एमी यहाँ पर फ्लावर्स को देख रही होती है कि इतने में यहाँ पर एक लड़की आकर उसे टकरा जाती है। एमी उसे खुद सामने से सॉरी बोलती है, लेकिन वो बदतमीज लड़की एमी के साथ साथ उस पॉट को भी धक्का दे देती है, जिस वजह से एमी भी गिरती है और वो पॉट टूट कर सारे के सारे एशेस भी यहाँ पर जमीन पर गिर जाते हैं। जिसके बाद में यहाँ वो बेचारी बहुत रो रही होती है, तो वो बच्ची कहती कि पागल हो क्या, इसको देख के क्या रो रही हो, ये न जाने कौन सा कीड़ा पड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर वो इन चीज़ों को पैर से लात मारने लग जाती है, बट एमी यहाँ पर उसे अपनी मॉम के एशेस से दूर करती है। इतने में वहाँ पर उस बच्ची का फादर आ जाता है, जाते ही यहाँ पर एमी पर चिल्लाने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उसे अपनी बच्ची से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। एमी जैसे यहाँ पर उसके फादर को देखती है वो उन्हें देखने लग जाती है एंड उन्हें यहाँ पर उस सीन के बारे में याद आता है जब वो घर पर थी और उसकी मम्मा भी यहाँ पर घर पर थी। उस समय उसकी मम्मा ने यहाँ पर अपने और उसके फादर की फ़ोटो को जलाया था और यहाँ पर एमी की मेमोरी बहुत शार्प होती है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो तो उसी के फादर है। तो फिर यहाँ पर वो उसे डांट बुलाने लग जाती है। यहाँ पर वो जी जो होता है हेजिटेट करने लग जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर ये बच्ची थोड़ी थोड़ी सी शाह की तरह जो दिख रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर फिर भी पिघलता नहीं है। वो सभी भी यहाँ पर अपनी बच्ची से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। इतने में यहाँ पर उस बच्चे की मम्मा भी आ जाती है, जो एमी पर चिल्ला रही होती है कि एक कान से सुनाई नहीं देता कि अभी कहा ना मेरे बेटे से माफ़ी मांगो तो चुपचाप माफ़ी मांगो। और दूसरा यहाँ पर वो उन्हें बताने लग जाती है कि मैंने तो गलती की भी नहीं है, यहाँ पे आपकी बेटी ही मुझे टकराई है और उसने यहाँ पर मेरी मम्मा के एशेस को लातों से भी मारा है। आखिर कोई बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी मेरी मम्मा के साथ है। जिसके बाद में यहाँ पर उसे गुस्सा आने लग जाता है और वो कहते कि अच्छा तो तुम्हारी मॉम नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर एक मैनरलेस कर लो, तुम जैसे बच्चे को तो सबक ज़रूर सिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर वो उसके एशेस को पैरों से कुचल रहा होता है, जहाँ पर एमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो चिल्ला चिल्ला कर उसे प्लेस कर रही होती है, पर फिर भी
उसका डैड उसी की बात नहीं मान रहा था। तो फिर यहाँ पर वो उसे ज़ोर से फाइट कर लेती है। उसे और गुस्सा आ जाता है। वो कहने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे अच्छे से पनिश करना ही होगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर लूशियन आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। वही दूसरी यहाँ पर वो आकर जी को ही धक्का मार देता है। जी की बेटी बोलती है कि अरे तुमने मेरे डैडी को ऐसे कैसे धक्का मारा। वो कहते हैं कि एक और बार अपना मुंह खोला तो मैं तुम्हारे डैडी की जबान खींच निकालूंगा। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा उसका मुंह बंद करने लग जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि लूशियन चलता फिरता डेविल है जिसके साथ पंगा कोई चीज तक नहीं ले सकती है। इतने में यहाँ पर वो एमी को नैशेस को टच करने से मना करता है, ताकि यहाँ पर जो पॉट के टुकड़े हैं वो उसके हाथों में लग ना जाए। एंड अपने ब्लेजर के अंदर यहाँ पर वो नैशेस को जमा करना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर जी उससे पूछता है कि क्या सचमुच ही तुम्हारी बेटी है। वो कहता है कि है। इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो वो कहने लग जाते कि भले तुम्हारी बेटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी बेटी को धक्का देगी। जिसके बाद में यहाँ पर एमी बताने लग जाती है कि क्या क्या हुआ था। एमी ने स्टार्टिंग में सॉरी भी बोला था, लेकिन यहाँ पर सामने से उन्हीं की बच्ची ने बदतमीजी की थी। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि वेरी गुड, तुम्हें तो शुरुआत में भी उसे सॉरी नहीं बोलना चाहिए था, जबकि तुम्हारी कोई गलती थी भी नहीं। जी कहते हैं कि लगता है तुम इसी टाइप का एजुकेशन यहाँ पर अपनी बच्ची को दे रहे हो। वो कहते हैं कि एटलीस्ट मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची से तो बेटर है, वो यहाँ पर किसी और के एशेज पर पैर नहीं देती है। एशेज वाली बात सुनकर यहाँ पर जी के हार्ट में अजीब सा पेन होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर उसकी वाइफ भी घबराने लग जाती है। एंड बाद में यहाँ पर लूशियन उसे वापस इलाज से मारता है और रेमी को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जी अभी भी सोच रहा होता है कि आखिर वो एशेज किसके थे, जिसे सुनकर ही सोच कर ही यहाँ पे मेरा हार्ट बीट कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर वो अपनी मम्मा से मिलने के लिए संबंध चली जाती है, जहाँ पर वो अपनी मम्मा को बताती है कि कैसे वो अपने रियल फादर से फाइनली मिल चुकी है। इस बात को जानने के बाद यहाँ पर लूशियन हैरान हो जाता है एंड कहती कि क्या तुम अपने डैड के पास वापस आना चाहती हो। वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं उनके साथ तो रहना भी नहीं चाहती हूँ, और मैं अपनी मम्मा से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पर एक बहुत ब्रीव और स्ट्रॉन्ग गर्ल बनकर दिखाऊंगी। लूशियन कहते हैं कि सचमुच तुम बच्ची नहीं, मुझे एकदम मैच्योर गर्ल लगती हो, लेकिन तुम बच्ची हो तो इतना ब्रेन यूज़ मत करो। मैं तुम्हारी मम्मा से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रहूँगा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी फैमिली के पास वापस जाना है तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हें ना कभी नहीं बोलने वाला हूँ। एमी कहते कि बिल्कुल नहीं, अगर वो लोग मुझे नहीं चाहते तो मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। लूशियन मन में सोच रहा था कि काश ये मेरी सचमुच बेटी होती। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि वेरी गुड, अब से तुम्हारा सिर्फ एक ही डैड है जिसका नाम लू है, और तुम यहाँ पर शैन फैमिली की एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर हो। कोई भी यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा एमी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं एंड एमी को वो लोग यहाँ पर उसके बड़े भाई से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वो कहते हैं कि चलो हम चलकर यहाँ पर फुटबॉल खेलते हैं, और एमी यहाँ पर अपनी डैड की परमिशन लेकर उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। ग्रैंड पा को यहाँ पर कंपनी के ट्रेडर मिस्टर ही के बारे में पता चल गया था। तो फिर लूशियन ने कहा था कि आप बिना छोटी सी बात पर टेंशन मत लीजिए कीजिए, उसने जो प्लान को चोरी किया है वो तो बस प्लान का 1% ही है, बाकी की सारी चीज़ें तो हमारे हाथों में खुद है। जिस दिन यहाँ पर उसकी ग्रैंड ओपनिंग होगी उस दिन मैं यहाँ पर ही को अच्छे से देख लूँगा। दूसरे यहाँ पर जब बच्चे खेल रहे होते हैं तब यहाँ पर बॉल जाकर टकरा जाती है जाओ से, जहाँ पर जाओ दिखने में तो बड़ा रूड पर्सन लग रहा था, और वह सोच रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन और यहाँ पर क्या कर रही है। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल आंटी जाओ को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं, कहते कि तुम इतना जल्दी घर क्यों आ गए, तुम्हारी तो यहाँ पर पैरों की ट्रीटमेंट चल रही थी। जाओ कहने लग जाते कि मैं यहाँ पर अपने बेडरूम में वापस से रहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में मेरा दम घुटता है और ऐसे में मैं वापस से चलने नहीं वाला, तो कोई भी एक्सपेक्टेशन रखकर कुछ मतलब नहीं है। आंटी को यहाँ पर अपने बेटे जाओ के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। वही दूसरे यहाँ पर तो उनके डैड को गुस्सा आ जाता है एंड ग्रैंडपा यहाँ पर जाओ को चिल्लाने लग जाते कि तुम्हारे ऊपर हमने यहाँ पर इतने सारे खर्चे किए, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाए ताकि वो तुम्हारे पैरों को ट्रीट कर सके, और तुम यहाँ पर ऐसी सारी बातें करो, तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ पर तो जाओ को कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उससे सारे के सारे होप्स खो दिए। एंड यहाँ पर लू उसे अच्छे से उन सभी लोगों से बात करने के लिए कह रहा था। वही दूसरा वहाँ से जाओ चला जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर एमी अपने भाई से पूछती है कि आखिर ये कौन थे। तब यहाँ पर उसका भाई उसे बताता है कि वो तो हमारे अंकल है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पर तुम्हारे डैड से भी ज़्यादा खतरनाक वो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर उनसे दूर जाना। एमी कहते कि मेरे डैड और खतरनाक नहीं, तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे है। ये बात सुनकर तो उसका भाई ही हैरान हो जाता है। वहीं दूसरा यहाँ पर एमी आराम से सो रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसकी प्लांट उसे उठाने लग जाती है।
एमी कहते कि तुम मुझे उठा क्यों रही हो, अभी तक तो सुबह भी नहीं हुई है। तब यहाँ पर वो प्लांट उसे बता रही होती है कि तुम्हारे छोटे अंकल यहाँ पर वापस से अपने वृष्ट को कट करने वाले हैं। तुम फटाक से यहाँ पर उनके कमरे में चली जाओ। एमी कहती कि लेकिन मुझे तो उनका कमरा पता भी नहीं है। प्लांट कहती कि मैं हूं ना, मैं बता दूंगी। और सचमुच यहाँ पर ऐसा ही हो रहा होता है, जहाँ पर जाओ अपने वृष्ट को बस कट करने ही वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर एमी आकर उसे रोक देती है। जाओ को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उसे बड़े ज़ोर से चिल्लाता है। बेचारी एमी इस वजह से डर जाती है एंड रोने लगती है, जहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा एमी को शांत करवा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर लूशन जाओ को लेकर लिविंग रूम में आता है। अंकल आंटी मिलकर यहाँ पर उसमें चिल्लाने लग जाते हैं। जाओ कहते हैं कि आखिर ये बच्ची है कौन। लूशन कहता है कि चलो मैं फॉर्मली यहाँ पर तुम्हें मेरी बेटी एमी से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये बात को सुनकर यहाँ पर जाओ हंसने लग जाता है। कहता है कि तुमने क्या खुद इस बच्चे को जन्म दिया है, और अभी इतना बड़ा। जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो फिर ये बच्ची अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। लूशन कहने लग जाता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही रूड बन रहे हो। वो बच्ची है, तुम पहली बार मिल रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर उसे गिफ्ट देना चाहिए, लेकिन तुम तो यहाँ पर उसे ताने मारे जा रहे हो। इतने में यहाँ पर चिल्ला कर जाओ एमी को चुप रहने के लिए कहता है, जहाँ पर जाओ के मॉम डैडी उसी पर चिल्लाने लग जाते हैं कि एमी को कुछ कहो मत, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो खुद यहाँ पर घर से भाग जाओ, क्योंकि तुम यहाँ पर अपने आप की जान देने के लिए चले थे। तब वो उन्हें कहते हैं कि लेकिन मरा तो नहीं हो ना, जिंदा ही हो। एमी चली जाती है जाओ के पास में, और यहाँ पर वो उसके पेन को देखने लग जाती है। जाओ कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। एमी कहती कि मैं यहाँ पर अगर फूंक मारूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, एंड जाओ से अपने आप से दूर कर रहा होता है। एमी कहती कि आखिर आपके पैरों को हो क्या गया है, और यहाँ पर वो उसके लेग को टच करती है। और जब वो ऐसा करती है तब अचानक से यहाँ पर कुछ शाइन जैसा बाहर दिखने लग जाता है। जाओ यहाँ पर बड़े सार्काज़म में कह रहा होता है कि पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कि तुम यहाँ पे मेरा पैर ठीक करने वाली हो। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट कर कर देख लिया, ट्रेडिशनल वे से, वेस्टर्न वे से, लेकिन कोई भी यहाँ पे मेरा पैर ठीक नहीं कर पाया। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताऊंगा तो तुम क्योर कर पाओगी। एमी कहती कि हाँ, मैं यहाँ पर आपके लेग्स को क्योर कर सकती हूँ। यहाँ पर तो जाओ को एमी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, तो फिर वो उसे अपने पैर को टच करने से मना करता है। और एमी वापस यहाँ पर टच करने वाली थी, लेकिन अचानक से यहाँ पर वो खड़ा होकर वापस नीचे बैठ जाता है, जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एंड जाओ जैसे यहाँ पर अपने लेग्स पर पिंच करता है, वो फील कर पा रहा था, और इस फीलिंग को समझकर वो हैरान हो जाता है कि आज तक मुझे यहाँ पर अपने लेग्स में कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन अब अचानक से मैं ये सब कुछ कैसे फील कर पा रहा हूँ। एंड यहाँ पर वलूशन को उसी कमरे में छोड़ कर आने के लिए कहता है। एमी कहते कि आप मुझे तो अपने साथ लेकर नहीं जाओगे, लेकिन एटलीस्ट मेरे दिए हुए रोज़ को अपने साथ लेकर चले जाओ। उनके वहाँ से जाने के बाद यहाँ पर ग्रैंडमा और ग्रैंडपा से प्रॉमिस करती है कि मैं यहाँ पर सिस्टर रोज से बात करूँगी, और अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं आप सभी को यहाँ पर तुरंत ही बता दूंगी। इसके बाद यहाँ पर एमी अपने कमरे में अपने प्लांट्स के साथ में बात कर रही होती है, जहाँ पर उसके प्लांट उसे जाओ के कंडीशन के बारे में बता रही थी कि एक सीवियर कार एक्सीडेंट की वजह से जाओ ने यहाँ पर अपने पैरों को खो दिया था, जिसके बाद आज यहाँ पर 5th टाइम था जहाँ पर उसे अपनी खुद की जान देनी चाहिए। और ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारे अंकल जीने के सारे होप्स खो चुके हैं। एमी कहते कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं मेक श्योर करूँगी कि मैं यहाँ पर मेरे अंकल को वापस अपने पैर पर खड़ा कर सकूं। वहीं दूसरे यहाँ पर जाम और तो लूशन एक साथ में होते। इतने में यहाँ पर जाओ का ध्यान नीचे की ओर जाता है, जहाँ पर एमी अपने भाई एबी के साथ में मिलकर यहाँ पर बॉटल्स को कलेक्ट कर रही होती है। जाओ यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुमने यहाँ किसी बेगर को उठा कर लाया। लूशन कहते कि तुम भी ना, बच्चे हैं वो, उनके मन में क्यूरियोसिटी जाग रही होगी, इसलिए वो लोग वो सब करते रहेंगे। लगता है तुम्हें यहाँ पर ये सब करने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। जाओ कहते हैं कि कुछ भी बातें करना बंद करो। इतने में यहाँ पर एमी आ जाती है और आकर यहाँ पर जाओ को पैसे देने लग जाती है। जाओ कहते हैं कि ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो। वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पर नीचे इतनी ज़्यादा धूप में मेरे भैया के साथ मिलकर यहाँ पर बॉटल्स कलेक्ट किए, ताकि मैं यहाँ पर आपको पैसे दे सकूँ, क्योंकि आप पूरा दिन व्हील चेयर पर जो बैठे रहते हो। लेकिन आप फिक्र मत करो, जब तक आप बड़े हो जाओगे तब तक तो मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे पैसे अर्न कर लूँगी, और सारे के सारे पैसे मैं यहाँ पर आपको दे दूँगी। लूशन यहाँ पर एमी की बातों को सुनकर हंस रहा होता है। जिसके बाद में यहाँ पर लूशन जो होता है जाओ को अपने प्रोजेक्ट का न्यू डील दे रहा था। ये कहते हैं कि ही को तो मैं यहाँ पर दिखा कर रहूँगा, ये चीज़ बॉस के लिए काम कर रहा है, वो बॉस तो यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का 1% भी चुरा नहीं सकता है, लेकिन मैं उसे सब कुछ चुराने दूंगा। जिसके बाद में उसके प्रोजेक्ट तहस नहस हो जाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन इतनी कॉम्प्लिकेटेड होगी जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड होगी ही नहीं। विदु सब यहाँ पर ही को देखते हैं, जो कि अपने न्यू बॉस मिस्टर वैंग के साथ में होता है। एंड यहाँ पर वो वैंग को सारे के सारे टैक्टिक्स बता रहा था, जहाँ पर वैंग सारे के सारे अपने स्टॉक प्राइसेस को देख रहा होता है।
ये तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। कहता है कि देखा कितनी तेज़ी से हमारे यहाँ पर स्टॉक की प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही है। देखना कुछ ही दिनों में हम यहाँ पर लू फैमिली को भी सरप्राइज़ कर देंगे। जहाँ पर वैंग उसकी बड़ी तारीफ़ करने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उसे अप्रीश करते हुए उसकी सैलरी और बोनस दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर बढ़ा देता है। ये यहाँ पर कहने लग जाता है कि थैंक यू, और इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक इवेंट को भी अरेंज किया हुआ है। वह यहाँ पर तो उससे और खुश हो जाता है। कहता है कि मेक श्योर करना कि उस इवेंट में यहाँ पर तुम मिस्टर लूशन को भी बुलाना। ही यहाँ पर हैरान हो जाता है एंड यहाँ पर कि वो तो आपके दुश्मन है, आखिर आप क्यों यहाँ पर उन्हें बुला रहे हो। वैंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो दुश्मन है, इसलिए तो मैं यहाँ पर उसे इस पार्टी में बुलाना चाहता हूँ ताकि वो भी देख सके कि यहाँ पर कितना जल्दी यहाँ पर मैं उसी कंपनी को टक्कर देने वाला हूँ और उसी कंपनी से उसे छू कर कितना जल्दी आगे बढ़ जाऊंगा। जिसके बाद में यहाँ पर ही वैंग की और भी ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर देता है। इतने में यहाँ पर वो सभी के सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर लूशन जाओ से कह रहा था कि डर क्या रहे हो, वो तुम्हें खा नहीं जाएगी, वो बच्ची है। तो उसे उसका गिफ्ट, जहाँ पर जाओ एमी के लिए एक प्रीशियस गिफ्ट लेकर आया होता है। एमी यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है एंड जैसे ही यहाँ पर वो उस बॉक्स को ओपन करती है, उसके अंदर यहाँ पर उसकी मम्मा की फ़ोटो, जो आखिरी फ़ोटो बची हुई थी, वो यहाँ पर जाओ ने फ्रेम कर दे दी थी। वो यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि सचमुच ये मेरा पहला और सबसे अच्छा गिफ्ट है जो कि आपने मुझे यहाँ पर दिया है। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर मिस्टर वैंग का इन्विटेशन कार्ड उन्हें देने लग जाती है। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि वैंग तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रूअल पर्सन निकला, वो यहाँ पर हमें नीचा दिखाने के लिए वहाँ पर बुला रहा है। तो फिर यहाँ पर रोशन कहने लग जाता है कि डैड, मैंने कहा ना मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एंड यहाँ पर वही मिसे कहने लग जाता है कि कल मैं यहाँ पर तुम्हें एक बहुत अच्छा और फैंटास्टिक ड्रामा दिखाने वाला हूँ। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर वो लोग उस इवेंट में पहुंच जाते हैं एंड यहाँ पर एमी को ढेर सारी डिशेज बड़े पसंद आ रहे थे। जैसे यहाँ पर वैंग और ही लूशन को देखते, वो लोग यहाँ पर उसके पास चले जाते। वैंग यहाँ पर लूशन को थैंक यू बोल रहा था उसकी खुशी में शामिल होने के लिए। लूशन कहते कि थैंक यू तो मुझे यहाँ पर आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपने उस कचरे को एक्सेप्ट किया जिस कचरे ने यहाँ पे मेरी कंपनी ने फेंक दिया था। एंड कचरे से उसका मतलब ही से था। ही को यहाँ पर गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। वही दोस्तों यहाँ पर वैंग चला जाता है स्टेज पर अपनी स्पीच को देने के लिए एंड यहाँ पर वो सभी से कह रहा होता है अब तो यहाँ पर इंडस्ट्री के सभी लोग मौजूद हैं, तो फिर मैं यहाँ पर अपने न्यू प्रोडक्ट का लॉन्च भी आज ही करना चाहता हूँ, जो कि सरप्राइज लॉन्च प्रोडक्ट है। एंड सभी के सामने यहाँ पर वो उस रबर को दिखाने लग जाता है, जहाँ पर वह सभी लोगों को उस रबर का फीचर्स बता रहा होता है। सभी लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उस रबर को बाय करने के लिए। इतने में यहाँ पर वैंग जो है मिस्टर लूशन से कहने लग जाता है कि जहाँ तक मैंने सुना है आपकी कंपनी भी यहाँ पर किसी तो रोबोट पर प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी, आखिर आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक हुआ है। तब यहाँ पर लोशन कहते हैं कि वो तो कब खत्म हो गया है, मैं एक बहुत ही बेहतरीन दिन का इंतज़ार कर रहा था और लगता है आज ही वही दिन है, तो फिर मैं अभी यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वह इशारे करता है यहाँ पर उसका सबसे बड़ा वाला रोबोट वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही यहाँ पर वो अपने रोबोट के कॉन्फ़िगरेशंस बताता है, फीचर्स बताता है, सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इसमें तो यहाँ पर मिस्टर वैंग के भी रोबोट से ज़्यादा फीचर्स है और इसका साइज़ भी कितना ज़्यादा अच्छा है, एक तौर पर ह्यूमन बॉडी स्टैंडर्ड के जितना। वही दोस्तों यहाँ पर ये कहने लग जाता है कि तो बकवास बात है, तुम यहाँ पर क्या हमें टक्कर देने की कोशिश कर रहे हो या फिर हम सभी के साथ यहाँ पर प्लान और प्रैंक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे कॉन्फ़िगरेशंस एक रोबोट में होना पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ यहाँ पर डॉक्टर्स रिपोर्ट के तो निकालते, वो चीज़ यहाँ पर तुम्हारा रोबोट देखती बता देगा, एनालाइज करती, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पर लूशन उन सभी को चैलेंज करता है कि आपके जो भी टास्क होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, वो यहाँ पर मेरा रोबोट बड़े ही बेहतरीन से निभा सकता है और इस चीज़ की गारंटी मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को दे सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो ऑडियंस में सभी को मौका देता है उस रोबोट को टेस्ट करने के लिए एंड यहाँ पर एक मैन आ जाता है उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, जहाँ पर वो रोबोट के पास जाता है और उसकी बॉडी को एनालाइज करने के लिए बोलता है। रोबोट उसकी बॉडी कम्प्लीटली एनालाइज करने के बाद यहाँ पर उसे बताता है कि उसे ब्रेन कैंसर है और इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि कितना जल्दी इस रोबोट ने यहाँ पर इस बात को पकड़ लिया है। लेकिन वो आदमी यहाँ पर उन सभी लोगों को बताने लग जाते कि नहीं, लगता है यहाँ पर सचमुच हमारे साथ प्रैंक ही हो रहा है। बस 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी का फुल चेकअप करवाया था, कुछ ही समय में डॉक्टर्स मुझे रिपोर्ट्स भी ऑनलाइन मेरे फ़ोन में भेज देंगे और मुझे ब्लड कैंसर थोड़ी ना हो सकता है, आई मीन ब्रेन कैंसर। अगर होता तो मैं आज यहाँ पर सभी के सामने खड़ा कैसे होता। जिसके बाद यहाँ पर सभी के सभी गेस्ट आपस में बात करने लग जाते कि आखिर वो लोग यहाँ पर किसकी बातों पर यकीन करें। तो फिर यहाँ पर ये कहने लग जाते कि इसमें इतनी सोचने वाली बात कौन सी है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पर इस आदमी की बातों पर विश्वास करेंगे ना, जबकि यहाँ पर वो खुद खुद का बॉडी चेकअप करवा कर आया हुआ है।
इस रोबोट की बातों पर कौन ही भरोसा कर सकता है। ऐसे भी अगर आप लोग हम दोनों के डिज़ाइंस को ध्यान से देखें तो फिर बस फ़र्क यहाँ पर हाइट का ही है। और ये बात यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस की, तो हम जिस फ़ीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो रोबोट ये सारे के सारे फ़ीचर्स प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मिस सॉल्यूशन की कंपनी का रोबोट हाइट से ज़्यादा किसी और चीज़ में हमारे साथ टक्कर दे सकता है। लूशन यहाँ पर उससे कहने लग जाता है कि देखो, मेरी कंपनी के सामने तो कुछ बोलो ना तो कुछ ज़्यादा बेहतर होगा। मिस्टर वैंग कहने लग जाते कि नहीं, ये तो सच्चाई है मिस्टर लूशन, आपको इस सच को तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, भले ये सच यहाँ पर इतना कड़वा क्यों ना हो। सभी लोग वापस यहाँ पर आपस में बातें करना शुरू कर दिए थे कि आखिर वो रिपोर्ट्स आएंगे तब जाकर यहाँ पर उन्हें सच्चाई पता चलेगी। और इतने में यहाँ पर वैंग उसे बेट लगाने के लिए कहता है। लूशन कहते कि नहीं, मैं गैम्बलिंग नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, हम यहाँ पर 10% ऑफ शेयर्स के लिए ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं। अगर तुम हारे तो फिर यहाँ पर तुम मुझे अपनी कंपनी के 10% ऑफ शेयर देना, और यहाँ पर तुम दोनों चिल्लाकर कहोगे कि तुम दोनों एक चोर हो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है वो डिज़ाइंस मेरे ही है। जहाँ पर कितने कम प्रैक्टिकल चीज़ें उस रोबोट में है ये मैं अभी लिख कर दे सकता हूँ। वैंग भी यहाँ पर राजी हो जाता है, कहता है कि अगर तुम हारे तो फिर तुम्हारी कंपनी के 10% शेयर्स मेरे होंगे। और नील डाउन करते हुए, बो डाउन करते हुए सभी के सामने यहाँ पर तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एमी यहाँ पर इन सारी की सारी बातों को सुनकर गुस्सा कर रही होती है कि आखिर तुम लोग होते कौन हो यहाँ पर मेरे डैड को इतना डिस्टर्ब करने वाले। जिसके बाद यहाँ पर उन सभी का सिर्फ वो लोग वेट कर रहे होते कि आखिर यहाँ पर कब उनका रिपोर्ट्स आएगा। वैसे ही कुछ ही समय के बाद उसके रिपोर्ट्स आ जाते हैं। रिपोर्ट्स देखने के समय तो बड़ा कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन रिपोर्ट्स देखने के बाद तो यहाँ पर वो डरने लग जाता है। और डर यहाँ पर वो अपने इन्वेस्टमेंट्स बैंक की कंपनी से निकाल कर मिस्टर लोशन की कंपनी में करने के लिए रेडी हो जाता है। बैंक कहता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। वो कहने लग जाता है कि तुम्हारा तो कॉपीड वर्जन है, लेकिन लोशन का ओरिजिनल वर्जन है, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि मैं उन्हीं की क्वांटिटीज़ खरीदूंगा। और बस वो आदमी नहीं, सभी के सभी गेस्ट यहाँ पर लोशन की प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो भी बल्क ऑर्डर में। वही दूसरा यहाँ पर सभी लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं कि किसे कितना ज्यादा रोबोट्स के यूनिट मिलेंगे। इतने में यहाँ पर लोशन सभी को शांत करवा रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अब तो मैं यहाँ पर बैठ जीत चुका हूँ, तो जीतने के अकॉर्डिंग मिस्टर वैंग आपको आपकी सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। वैंग यहाँ पर ही पर चिल्लाने लग जाता है, जहाँ पर ही उसे बहुत प्लीज कर रहा होता है कि मुझे एक और मौका दीजिए। लेकिन यहाँ पर वैंग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, इतना कि वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले लूशन उसे 10% ऑफ शेयर देने के लिए कह ही देता है। जिसके बाद में सभी लोग होते हैं, तो फिर यहाँ पर वो लोग उस रोबोट का प्राइस पूछ रहे थे। प्राइस जानने के बाद वो लोग हैरान हो जाते कि एज़ कम्पेयर टू वैंग का रोबोट जो कि किसी काम का नहीं है, लूशन के रोबोट्स के प्राइसेस बहुत कम थे। लूशन कहते हैं कि हाँ, आज मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ पर आया हूँ, तो इसी खुशी में मैं आप सभी को यहाँ पर इस चीज़ को इतने कम दाम में दे रहा हूँ। सभी लोग यहाँ पर लूशन के साथ साथ एमी को भी थैंक यू बोलने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर एमी और लूशन जाओ के कमरे के बाहर खड़े होते हैं। लूशन कहता है कि तुम पक्का श्योर हो, तुम उसे मना सकती हो। वो कहते हैं कि हाँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एंड यहाँ पर वो चली जाती है पेस्ट्री को लेकर। जाओ कहते हैं कि मुझे नहीं खाना। एमी कहते हैं कि मैंने तो आपको ऑफर किया भी नहीं है, ऐसे भी ये पेस्ट्री मेरे लिए ही है। जो साहब सुनकर यहाँ पर चिढ़ जाता है, लेकिन एमी यहाँ पर फिर भी उसे अपने हाथों से खिलाती है। एंड यहाँ पर वो उसकी मम्मा की स्टोरी बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी मम्मा स्टार बन चुकी है, तो वो नहीं चाहती है कि उसका अंकल भी यहाँ पर स्टार बन जाए। इतने भी यहाँ पर उसका कज़न आकर उसे खेलने के लिए बुला रहा था। लूशन भी आ जाता है एंड कहते हैं कि जाओ भी हमारे साथ खेलने चलेगा। जाओ मना करता है, बट फिर भी यहाँ पर वो लोग उसे ज़बरदस्ती ले चले जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग उसे प्लेग्राउंड में लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर जाओ को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा था, बट यहाँ पर लूशन उसे कॉन्फिडेंस दे रहा था। इतने में यहाँ पर एमी उन सभी को फुटबॉल का गेम बताने लग जाती है। इसके बाद में जब यहाँ पर अपने कमरे में होता है, तब यहाँ पर वो रस्सी से अपना गला दबा रहा था, लेकिन जैसे यहाँ पर उसे पता चलता है कि अंदर कोई आ रहा है, वो फटाक से यहाँ पर रोक को छुपा लेता है। एंड यहाँ पर एमी आ जाती है, कहती है कि आप यहाँ पर अकेले बैठकर क्या कर रहे हो। वो कहते कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर बुक रीड कर रहा था। इतने में यहाँ पर एमी पूछने लग जाती कि आखिर आपने ऐसे क्यों सोचा कि आप उस फोटो को मुझे गिफ्ट करेंगे। तब यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि क्या तुम्हें अपनी मम्मा के बारे में कुछ भी पता है। एमी कहते कि नहीं, मम्मा तो मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं किया करती थी। जो इसके बाद में यहाँ पर वो उसे उसकी मम्मा के बारे में बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी मम्मा और जी यानी कि उसके डैड एक साथ मिले हुए थे। साथ साथ यहाँ पर वो उसे एक वीडियो भी बताता है जहाँ पर उसकी मम्मा बैले डांस कर रही होती है। एमी यहाँ पर पूछने लग जाती है, तो फिर यहाँ पर पापा बाद में क्यों नहीं डांस किया करती थी।
एंड तब यहाँ पर जिसके बाद में यहाँ पर जाओ को पास के टाइम की बात याद आ रही थी, जब यहाँ पर वो सभी लोग एक साथ सेम स्कूल में थे। तब उसने यहाँ पर नोटिस किया था शाओ के चिल्लाने की आवाज़, जहाँ पर शाओ को वह सारी की सारी लड़कियाँ बुली कर रही होती है उसके पैर को एकदम अपोजिट ट्विस्ट करते हुए, ताकि यहाँ पर वो कभी भी वापस डांस ना कर पाए। और ऐसा वो लोग यहाँ पर उसे जेलस ही होकर कर रहे थे। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वह सोच रहा था कि वो यहाँ पर एमी को ये स्टोरी तो नहीं बता सकता, क्योंकि ये स्टोरी यहाँ पर कितनी ज़्यादा क्रूअल है। तो यहाँ पर वो उसे बहाने मार देता है। एमी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि यहाँ पर ग्रैंडपा ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, डैडी भी यहाँ पर आपके लिए डॉक्टर के एक्सपर्ट्स को लेकर आ रहे, तो फिर आप यहाँ पर ट्रीटमेंट की शुरुआत क्यों नहीं करवा देते। और देखो, मैं सचमुच नहीं चाहती कि आप मेरी मम्मा के साथ एक स्टार बन जाओ, तो आपको यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस करना होगा। जिसके बाद यहाँ पर जाओ से प्रॉमिस करता है कि वो यहाँ पर ट्रीटमेंट को रीस्टार्ट करवा देगा और स्टार बनकर यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगा, वो भी एमी को छोड़कर। वहीं दूसरा यहाँ पर लूशन जाओ को लेकर और एमी को लेकर यहाँ पर मास्टर बाई के पास में आ जाता है, जाओ का एक बार फिर से ट्रीटमेंट को रीस्टार्ट करने के लिए। लेकिन जैसे यहाँ पर मास्टर जाओ को देखते, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि जाओ सच में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और अननोइंग पर्सन है। वो कभी भी ट्रीटमेंट को कंप्लीट होने ही नहीं देता था, हमेशा यहाँ पर ट्रीटमेंट के पहले ही गिव अप कर देता था, नेगेटिविटी लाता था, जिस वजह से यहाँ पर ट्रीटमेंट में अड़चन आ करती थी। तो वो यहाँ पर क्लियरली कह देते कि तुम्हें तो मैं ठीक करने वाला हूँ नहीं, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि मैंने अपने कितने साल यहाँ पर तुम्हारे पैरों में बिता दिए। लेकिन तुम जब तक यहाँ पर खुद से पॉजिटिव नहीं सोचोगे, खुद से इच्छा नहीं रखोगे जीने की, तब तक यहाँ पर तुम्हारे पैर तो क्या, तुम्हारा दिमाग भी ठीक नहीं हो पाएगा। जहाँ यहाँ पर मास्टर से रिक्वेस्ट करने लग जाता है, कहता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा है लाइफ को एक बार फिर से फुल्ली जीने की, अपने पैरों पर खड़े होकर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के जैसे। और इसलिए मैं यहाँ पर आपके कोई भी ऑर्डर्स को बड़े अच्छी तरीके से निभाऊंगा, और इस चीज़ का प्रॉमिस मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। और अगर मैंने प्रॉमिस ब्रेक किया तो आप मुझसे यहाँ पर पेनल्टी चार्ज कर लेना, वो भी 2 बिलियन की। जिसके बाद में यहाँ पर एमी आ जाती है और यहाँ पर एमी मास्टर को बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसके अंकल सा को उनके लेग्स में फील होना शुरू हो गया है। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो हैरान हो जाते, कहते कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। एमी कहते कि पता नहीं, आप चाहते यहाँ पर खुद उन्हें पिंच करके देख सकते हो। बट यहाँ पर साहब पिंच करने से मना करने लग जाता है, ये कहते हुए कि एमी जो कुछ भी कह रही है वो सच ही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अब जीने की विल पावर वापस से आ गई है, तो मुझे लगता है कि मैं इस ट्रीटमेंट को अच्छे से कंप्लीट कर पाऊंगा। वहाँ से यहाँ पर इस बात को सुनकर खुश हो जाते एंड यहाँ पर वो उसे ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हो जाते। इतने में यहाँ पर एमी से वो प्लांट बात कर रहा होता है, जो कि वाइट लोटस प्लांट होता है। एंड यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो एमी यहाँ पर उसे पानी देने लग जाती है। और तभी यहाँ पर मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। मास्टर उस पर चिल्लाने लग जाते कि तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है। वाइट लोटस फ्लावर को हमेशा दिन में सिर्फ 30 बूंदे पानी दी जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा करते हैं तो घोर पाप लग जाता है। ये बात सुनने के बाद एमी कहने लग जाती है कि मुझसे तो यहाँ पर प्लांट ने कहा था कि उसे बहुत प्यास लग रही है, आप उसे बहुत कम पानी देते, उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही थी। माँ से कहते कि तुम बच्ची हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मजाक करोगी। इतने में यहाँ पर थोड़े टाइम में अचानक से फ्लावर अपने आप यहाँ पर ब्लूम करने लग जाता है। इस चीज़ को देखकर जाम और यहाँ पर लोशन कंफ्यूज और शॉक्ड हो जाते और वो लोग मास्टर को बताते, और जैसे ही मास्टर इस चीज़ को देखते वो खुद भी हैरान हो जाते हैं। वही दूसरे यहाँ पर मास्टर जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं एंड यहाँ पर उनकी एक्साइटमेंट तो कुछ ज़्यादा ही डरावनी लग रही थी, क्योंकि जब वो यहाँ पर एमी के पास आ रहे थे तब लूशन बीच में आ रहा था। कहते कि अगर आपको थप्पड़ मारना है तो आप मुझे मारिए, लेकिन आप एमी को हाथ नहीं लगा सकते। मास्टर कहते कि मैं यहाँ पर एमी को अडॉप्ट करना चाहता हूँ, मैं उसे अपने साथ अपने इस धर्मशाला में रखना चाहता हूँ, ताकि मैं यहाँ पर उसे आगे की एजुकेशन को दे पाऊँ। लूशन कहते कि ज़रूरत नहीं है, मैं उसका फादर हूँ, मैं अकेले उसका ध्यान रख सकता हूँ। एमी भी यहाँ पर उनके साथ रहने से मना कर देती है, ये कहते कि आप बहुत शॉर्ट टेम्पर हो और आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं वैंग को, जहाँ पर वैंग किसी से कोई और नहीं बल्कि सी की वाइफ ही होती है। एंड यहाँ पर वैंग के मॉम डैड उसे बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं उसके इस बिहेवियर के लिए, जिस वजह से यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं हुआ, लेकिन प्रॉफिट ना होने के साथ साथ कंपनी को यहाँ पर एक्स्ट्रा लॉस हो गया है। तो फिर यहाँ पर वैंग कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ लूंगा। बट उसके डैड तो यहाँ पर उसे निकम्मा ही बुला देते हैं। वही इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग मास्टर बाई के इवेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वैंग की फैमिली भी आई होती है, यानी किसी की वाइफ मियाँ भी वहाँ पर मौजूद होती है। इतने में यहाँ पर मियाँ जैसे ही एमी को और उसकी फैमिली को देखती है, वो यहाँ पर उनसे उनका इन्विटेशन कार्ड मांगने लग जाती है। एमी कहते कि मुझे यहाँ पर इनवाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ के स्पेशल गेस्ट हूँ। और मियाँ को इन बातों पर बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है कि बच्ची होकर तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लग जाती हो।
इतने में यहाँ पर उस मैनेजर को कॉल आ भी जाता है, जो कि यहाँ पर मास्टर का डिसाइपल ही होता है। उसे बताया जाता है कि यहाँ पर कोई स्पेशल गेस्ट आने वाले, तो उनका अच्छे से खातिरदारी करना। और यहाँ पर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जहाँ पर उसे लग रहा था कि वैंग की फैमिली उनके स्पेशल गेस्ट है। तो फिर यहाँ पर वो एमी से उनका कार्ड मांगने लग जाता है, जो कि उनके पास नहीं होता। एमी मास्टर को कॉल लगाती है, लेकिन मास्टर का फ़ोन उनके पास होता नहीं है, तो फिर वो उस कॉल को नहीं देखते। जिसके बाद में यहाँ पर एमी को और वहाँ की एंटायर फैमिली को वहाँ से निकाल दिया जाता है, जहाँ पर मिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। फिर इतने में यहाँ पर मास्टर आ जाते हैं, जहाँ पर उनका डिसाइपल उन्हें मिया और उसकी फैमिली से मिलाता है। मास्टर कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरे स्पेशल गेस्ट कहाँ है। एंड तब जाकर यहाँ पर कन्फ्यूजन और क्रिएट होता है। मास्टर यहाँ पर एमी को कॉल करते। एमी गुस्से में थी, कहती कि मैं यहाँ पर आई तो थी, लेकिन आपके ही स्टूडेंट ने मुझे यहाँ से भेज दिया, वो भी मेरी फैमिली की बेइज्जती करवा कर, तो मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। जिसके बाद मास्टर यहाँ पर मिया को, जी को और उसकी फैमिली को बहुत ज़्यादा डांटता है। एंड यहाँ पर वो अलग अलग बातें भी करने लग जाता है। उसकी फैमिली माफ़ी मांगती तो है, लेकिन वो माफ़ किसी को भी नहीं करता। बाद में यहाँ पर मास्टर पर्सनली एमी से मिलने के लिए चले जाते हैं और इस इवेंट को वहीं पर क्लोज कर देते हैं, जहाँ पर वो सभी फैमिली मेम्बर से माफ़ी मांगते इस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। एमी कहती कि नहीं, आप मुझसे बड़े हो इसलिए आप सॉरी मत बोलो, मैं आपको इन रिटर्न वापस से सॉरी बोलती हूँ। जहाँ पर वो बोल डाउन करते उन्हें वापस से सॉरी बोल रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर मिया और जी घर पर आ जाते, जहाँ पर जी के मॉम डैड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि देखना ज़रूर यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया होगा। यहाँ पर मास्टर भाई तो खुद घर आएंगे हम सभी को अप्रिशिएट करने के लिए, लेकिन जैसे यहाँ पर उन्हें खबर पहुँचती है, अंकल आंटी का गुस्सा तो यहाँ पर बर्स्ट आउट हो जाता है, जहाँ पर वो लोग ना ही अपनी बेटी मिया को छोड़ते और ना ही यहाँ पर जी को छोड़ते हैं। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर एमी अपनी मम्मा की फोटो को देखकर वही सोच रही होती है कि अगर उसकी मम्मा भी यहाँ पर होती तो वो लोग क्या कुछ चीज़ें नहीं कर पाती। उसकी मम्मा को भी यहाँ पर ये लाइफ जीने के लिए मिलती, जो कि यहाँ पर खुद एमी जी रही है। कितनी ब्लेसफुल और फ्रीडमफुल लाइफ है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अम्मी को, जो कि यहाँ पर वापस आ जाती है मास्टर के गार्डन में। यहाँ पर वो बैठकर अपनी मम्मा के बारे में सोच रही होती है कि इतने में यहाँ पर मियाँ पीछे से उसके ऊपर बड़ा सा रॉक फेंकने वाली थी, बट प्लांट्स यहाँ पर उसे खबरदार कर लेते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर एमी हट जाती है और मियाँ यहाँ पर पानी के अंदर गिर जाती है, जहाँ पर मियाँ ने तो अपनी बच्ची को झूठ बोलना भी बड़े अच्छे से सिखा दिया था और वो लोग जी के सामने झूठ बोले जा रहे थे। इतने में यहाँ पर मास्टर आ जाते हैं, कहते कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लोग कहते हैं कि हम उस दिन की गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगने के लिए आए। एंड एमी यहाँ पर उन्हें सारी बातें बताती है। माँ सर कहती थी कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग अपने आप ही को मुझे दान क्यों ना कर दो, लेकिन तुम में से किसी को मैं कभी भी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मियाँ के घर का सीन, जहाँ पर मियाँ को साफ साफ पता चल जाता है कि यहाँ पर जी की बायोलॉजिकल बेटी कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वो बच्ची एमी ही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो सारी की सारी बातें यहाँ पर अपने घर पर भी बता देती है। इतने में वहाँ पर जी आ जाता है, जहाँ पर वो जी से उन सारी बातों को लेकर कन्फ्रंट करने लग जाती है। और यहाँ पर वैंग के डैड भी होते, जो कि उन सभी लोगों पर बहुत ज़्यादा चिल्लाते। जी तो यहाँ पर मियाँ से कह रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ पर उस लड़की को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ और तुम उस लड़की के टॉपिक के बारे में वापस से बात कर रही हो। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर वापस से शाह के पास जा सकता, एमी को अपनी बेटी बनाकर रख सकता, लेकिन मैंने उनमें से कोई चीज़ नहीं की ताकि मैं पर तुम्हें और तर हमारी बेटी को प्रायोरिटाइज कर पाओ। लेकिन तुम हो जो कि यहाँ पे मेरी बातों को ज़रा सा भी समझने के लिए रेडी नहीं हो। मियाँ कहने लग जाती कि नहीं, तुमने मुझ पर यहाँ पर चीट किया है, क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं था कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी, तो फिर मुझे यहाँ पर तुमसे बस डाइवोर्स चाहिए। जी यहाँ से गुस्से में चला जाता है एंड मियाँ यहाँ पर घर पे बैठकर अपनी मम्मी के कंधों पर सर रखकर रोने लग जाती है। वही दूसरा बहुत समय बाद यहाँ पर जी को और तो यहाँ पर फैंग को पता चलता है कि शाह की मौत तो कब का हो चुकी है। जी को भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग उससे मिलने के लिए उसके सीमेंट्री पर चले जाते, जहाँ पर लूचन और दौर एमी ऑलरेडी वहीं पर थे, जहाँ पर वो जी को देखकर उसे वहाँ से भगाने लग जाते। जी कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि उस दिन मैं जिसके एशेस पर पैर दे रहा था वो खुद यहाँ पर शाह के होंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर वो शाह को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि आखिर क्यों यहाँ पर उसने शाह को छोड़ा, क्योंकि यहाँ पर उसकी फाइनल कंडीशन कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। अगर वो उस कंडीशन में शाह के साथ रहता तो उसे उसके नीड्स नहीं प्रोवाइड कर सकता था, इसलिए यहाँ पर उसे डिपेंडेंट किसी और पर होना पड़ा, ताकि यहाँ पर वो एटलीस्ट अपने आप को से स्टेबलाइज हो पाए, इंडिपेंडेंट हो गए। जहाँ पर हम शाह की परछाई को देखते हैं एंड यहाँ पर वो तो इसे माफ़ करने भी नहीं वाली थी, क्योंकि यहाँ पर उसकी वजह से शाह की मौत हुई है। एंड साथ साथ यहाँ पर एमी
एमी भी पूरी की पूरी अकेली पड़ गई थी। बट यहाँ पर शॉ फिलहाल एमी के लिए बहुत ज़्यादा ही खुश है, क्योंकि यहाँ पर एमी को लू फैमिली मिली है, जो कि सबसे स्वीटेस्ट फैमिली यहाँ पर है। एंड यहाँ पर एमी भी अपनी मम्मा की एक झलक को देखती है, जिसे देखकर यहाँ पर वो हैरान हो जाती है। एंड मन में कह रही होती कि मैं हमेशा आपसे रोज़ यहाँ पर बात करने आऊँगी और आपको सब कुछ बताऊँगी कि आखिर कब कब क्या क्या हुआ है। जिसके बाद में यहाँ पर सीको और वैंग को तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर एमी और तो लूशन वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर एमी लूशन को थैंक यू बोल रही होती है उससे एक शेल्टर देने के लिए। लूशन बोलता है कि नहीं, थैंक यू मुझे यहाँ पर तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी और मेरी पूरे एंटायर फैमिली को एक न्यू लाइफ दी है। जिसके बाद में यहाँ पर ये ड्रामा इसी तरीके से खत्म हो जाता है।